नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज 6 दिसंबर है। आज वो तारीख है जब अब से 31 साल पहले अयोध्या में घटित हुई एक घटना ने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया था। आज की तारीख के दो अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग मायने हैं, लेकिन इन दोनों ही समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आज की तारीख एक दर्द के साथ जुड़ी हुई है। वो दर्द जो इन परिवार के लोग ताउम्र भूल नहीं सकेंगे। इसी तारीख को जो हिंसा हुई थी, उसी में तमाम परिवार के लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों को खोया था, अपने करीबियों को खोया था, कई बेगुनाह मारे गए थे। 6 दिसंबर 1992 की सुबह तक अयोध्या में एक स्ट्रक्चर खड़ा था, एक ढांचा खड़ा था, जो कि बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर था। लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों के मुताबिक यह वो जगह भी थी जहां पर कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और उस जगह पर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन छिड़ा गया था। और इसकी शुरुआत बीजेपी की ओर से 1989 में पालमपुर अधिवेशन के बाद हुई थी। पालमपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि बीजेपी अब भगवान राम की जन्मभूमि के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर उठाएगी और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। और इस आंदोलन को जमीनी तौर पर शुरू करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के नेता एलके आडवाणी ने एक रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि गुजरात के सोमनाथ से निकली थी और उसे अयोध्या तक पहुंचना था। लेकिन बिहार में ही वो रथ यात्रा रोक दी गई थी। उसके 2 साल बाद 1990 में वो रथ यात्रा निकली थी। उसके 2 साल बाद 6 दिसंबर को प्रतीकात्मक तौर पर अयोध्या में कार सेवा का आयोजन किया गया था। लेकिन इसी दौरान जो कुछ भी हुआ, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। दोपहर होते होते वो ढांचा मलबे में तब्दील हो गया था, और उसी जगह पर 31 साल बाद आज एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसका कि उद्घाटन अगले साल जनवरी में, यानी कि चंद दिनों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और उसको सरकार की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया जाने वाला है। दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो उसके बाद देश भर में हिंसा हुई, देश भर में दंगे हुए। लेकिन सबसे भीषण दंगे मुंबई में हुए, जो कि 2 चरणों में हुए थे। एक तो 6 दिसंबर से लेकर के 10-12 दिसंबर तक चले, करीब हफ्ते भर तक। और उसके बाद दूसरे चरण के दंगे 1 महीने के बाद शुरू हुए, 6 जनवरी 1993 से। और इन दोनों ही चरण के दंगों में करीब 1000 के आसपास लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। और इसके बाद 2 महीने बाद 12 मार्च 1993 के बम धमाके हुए, जो माना गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने करवाए थे। और आईएसआई ने मुस्लिम समुदाय के उन युवकों के गुस्से को भुनाने की कोशिश की, जो कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद से भड़के हुए थे और जो नफरत की आग में जल रहे थे। उन दंगों ने मुंबई पर कई प्रकार के असर डाले। मुंबई की राजनीति तो बदल ही गई, मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी बदल गया, मुंबई का सामाजिक ताना बाना बदल गया। और बीते 30 सालों में उन दंगों की वजह से मुंबई कैसे बदली, कितनी बदली, उस पर मैंने किताब लिखी है। क्योंकि मैं उस इलाके में रहता था, दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर नाम के इलाके में, जो कि दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में से एक था। तब मैं स्कूल जाता हुआ एक छोटा बच्चा था, और उस दौरान मैंने उस डर को महसूस किया, मैंने उस हिंसा को देखा जिसकी गिरफ्त में उस वक्त पूरा शहर था। वो तस्वीरें अब भी मेरी नजरों के सामने ताजा हैं, और उन्हीं को मैंने एक किताब की शक्ल दी। बॉम्बे आफ्टर अयोध्या नाम की मैंने किताब लिखी, जिसका लोकार्पण पिछले साल आज ही के दिन हुआ था। और इस किताब का हिंदी संस्करण भी आ गया है कि अयोध्या ने कैसे बदल दी बंबई, और मराठी संस्करण भी इसी हफ्ते आने वाला है। तो इस किताब से ही आज का एक किस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता रहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराए जाने में शिवसेना की क्या भूमिका रही, क्योंकि मस्जिद को गिराए जाने के बाद तमाम जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने अपना हाथ झटक लिया था और मस्जिद गिराए जाने की बात से इनकार किया था कि इसमें उनकी किसी प्रकार की भूमिका है। लेकिन उसी वक्त
शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जिम्मेदारी ली थी और एक बयान दिया था जो काफी चर्चित हुआ कि अगर मेरे शिवसैनिकों ने यह मस्जिद गिराई है तो मुझे इस पर गर्व है। तो क्या वाकई में शिवसैनिक मस्जिद गिराए जाने के वक्त मौजूद थे? क्या वाकई में शिवसेना की ओर से यह काम किया गया था? तो मैंने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की अपनी किताब में, और मैंने उस वक्त जो अयोध्या के लिए निकले शिवसैनिक थे उनके चंद लोगों से मैंने बात की, उसमें शामिल कुछ लोगों से मैंने बात की, और वही मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवा का ऐलान किया गया था तो उस वक्त शिवसैनिकों के भी जत्थे वो अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि शिवसेना तब तक एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की इमेज हासिल कर चुकी थी। जो शिवसेना 60 के दशक में शुरू हुई थी मराठी मानुस के मुद्दे को लेकर, स्थानीय लोगों के रोजगार के मुद्दे को लेकर, 80 के दशक में उसने हिंदुत्ववाद को अपना लिया था और इसी हिंदुत्ववाद की वजह से बीजेपी के साथ में उसका गठबंधन हुआ था। तो जब तारीख मुकर्रर हुई तो उसके बाद शिवसैनिकों के भी जत्थे निकले, और ऐसा ही एक जत्था नंदू साटम जो कि मुंबई के पूर्व मेयर हैं, उनकी अगुवाई में निकला था। 72 नगर सेवकों का, पार्षदों का एक जत्था मुंबई से ट्रेन के जरिए अयोध्या के लिए निकला था। तो मैंने नंदू साटम से संपर्क किया, उनसे बातचीत की, तो नंदू साटम ने मुझे बताया कि यह बात सही है कि हम 72 कॉर्पोरेटर्स जो है अयोध्या के लिए निकले थे और हम कार सेवा में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन हुआ यह कि जब हमारी गाड़ी, हमारी ट्रेन झांसी के पास पहुंची तो वहां पर कुछ लोगों ने हमारी ट्रेन पर पथराव कर दिया, वहां पर हिंसा हो गई और उसकी वजह से हमारी ट्रेन बड़ी देर तक वहां पर अटकी रही। और फिर जब ट्रेन आगे बढ़ी और जब फिर हम लखनऊ पहुंचकर आगे अयोध्या के लिए निकले, तो जब तक हम अयोध्या पहुंचते तब तक बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का काम वहां पर शुरू हो चुका था। नंदू साटम का यह कहना था कि एक जत्था मनोहर जोशी की अगुवाई में भी निकला था। मनोहर जोशी जो कि आगे चल के 1995 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने जब शिवसेना बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, तो और वो जत्था जो है अगले दिन ही पहुंच पाया अयोध्या, क्योंकि जब 6 दिसंबर को एक दिन पहले जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो उसके बाद तमाम रास्तों को पुलिस ने रोक दिया था, कई जगह पर हिंसा हो रही थी, और ऐसे में मनोहर जोशी के साथ जो शिवसैनिक निकले थे वो अगले दिन ही पहुंच पाए। नंदू साटम का यह कहना है कि सुंदरलाल भंडारी नाम के एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने ऐसा एक बयान जारी किया कि मस्जिद को गिराए जाने में जो है शिवसैनिकों का रोल है। मस्जिद जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं गिराई बल्कि शिवसैनिकों ने गिराई है। जब यह बात बाला साहब ठाकरे के कान तक पहुंची तो फिर उन्होंने मौके पे चौका दे मारा और उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद जो है मेरे शिवसैनिकों ने गिराई है तो फिर इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का मुझे अभिमान है। और बार बार शिवसेना के नेताओं की ओर से आज भी जब भी चुनावी सभाएं होती हैं, किसी प्रकार की पार्टी की रैली होती है, तो अक्सर उनकी कही गई इस बात का जिक्र जरूर किया जाता है। और वैसे भी जो बात सुंदरलाल भंडारी ने कही वो शिवसेना की इमेज को सूट कर रही थी, जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की जो छवि थी शिवसेना की, उससे वो मैच कर रही थी, और ऐसे में ठाकरे को उसका क्रेडिट लेने में कोई गुरेज नजर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक ऐसी तस्वीर भी आई थी कि पवन पांडे नाम के एक शख्स जो कि उत्तर प्रदेश में आगे चल के शिवसेना के एकमात्र विधायक भी बने थे, तो उनकी ओर से एक तस्वीर भी जारी की गई थी जिसमें कि वो नजर आ रहे थे मलबे के एक हिस्से के साथ में, और ये दावा किया गया था कि ये मस्जिद का हिस्सा है। तो बतौर वो प्रमाण भी दे रहे थे कि देखिए हम ही ने ये काम किया है और हम वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, अयोध्या भले ही मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर के फासले पर हो, लेकिन अयोध्या की गूंज महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर होते आई है। 2018 में जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, जिसकी वजह से रास्ता साफ हो गया विवादित जगह पर मंदिर बनाने का, तब तक शिवसेना की ओर से एक टॉन्ट मारा जाता था बीजेपी को कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो शिवसेना इस बात को लेकर अक्सर कटाक्ष करती थी बीजेपी पर कि बीजेपी मंदिर के नाम पर राजनीति करती है लेकिन मंदिर बनाने के लिए कुछ ठोस नहीं कर रही है। और इसके बाद भी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले भी वो अयोध्या गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गए, आदित्य ठाकरे भी गए, एकनाथ शिंदे भी गए और राज ठाकरे भी जाने वाले थे अयोध्या।
लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक धमकी दे दी थी, तो जिसके बाद में उन्होंने अपना प्लान वहां जाने का कैंसिल कर दिया था। दोस्तों, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जिस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, जो ध्रुवीकरण हुआ सांप्रदायिक आधार पर, उसका फायदा महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिला और पहली बार 1995 में यह गठबंधन सत्ता में आने में कामयाब हुआ और 1995 से लेकर के 1999 तक राज्य में भगवा गठबंधन की सरकार रही। हालांकि उसके बाद फिर सीधे ये गठबंधन की सरकार 2014 में आई और 2014 में भी जब बीजेपी शिवसेना सत्ता में आई तो उस वक्त चुनाव इन्होंने अलग अलग लड़ा था और बाद में चुनाव होने के बाद जब फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, उसके बाद में शिवसेना सत्ता में शामिल हुई थी। तो ये तो रही राजनीति की बात। अपनी किताब में मैंने और भी कई बातों का जिक्र किया है जो असर हुआ इन दंगों का, जैसे कि दंगों का असर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी हुआ। मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है सांप्रदायिक आधार पर दो फाड़ हो गया। दाऊद इब्राहिम के ऊपर बम धमाके के जब आरोप लगे तो उसके बाद छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया और खुद को उसने राष्ट्रवादी डॉन के तौर पर पेश किया और जो दाऊद गिरोह के लोग थे, जो बमकांड के आरोपी थे, उनको एक एक करके मारना शुरू किया। तो वो पूरी कहानी भी मेरी इस किताब में आपको पढ़ने मिलेगी। कई दिलचस्प किस्से हैं। इसके अलावा जो मुंबई में और भी आतंकी हमले हुए, जो तमाम बम धमाके हुए, जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, जो मुंबा देवी मंदिर के बाहर ब्लास्ट हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले, उनसे जुड़े कई सारे किस्से हैं मेरी इस किताब में जो कि आप पढ़ सकते हैं। मुंबई पर जो कुदरती आपदाएं बीते 30-31 साल में हुई, उन आपदाओं के बारे में, मुंबई ने कैसे उन आपदाओं को झेला और फिर कैसे वापस उठ खड़ी हुई, उनके बारे में चैप्टर्स हैं। मुंबई की पहचान, एक वक्त मुंबई की नाइट लाइफ की पहचान बन गए थे डांस बार्स, उनके बारे में चैप्टर है। फिर लालबाग के राजा, जिनके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग उमड़ पड़ते हैं, जो मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणपति हैं, उनसे जुड़े हुए कई सारे किस्से हैं। तो मेरी किताब आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, इन तीनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। तो इन किताबों को जरूर पढ़ें अगर आप मुंबई के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, मुंबई के बीते इतिहास के बारे में कि बीते 30 सालों में मुंबई में काफी कुछ घटित हुआ, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, कई पर्दे के पीछे की कहानियां जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इन किताब को जरूर पढ़ें। और ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपना सुझाव भी दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।